आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम का पेपर सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। तो आप थंबनेल देखकर पता ही लगा लिए होंगे कि किस प्रकार का ये वीडियो है। आपको इसमें 100% प्योर और शुद्ध बातें इसमें बताई जाएंगी। 100% एकदम सत्य क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो ये 100% एकदम सही बात है और 2024 क्लास 10th हिंदी का क्वेश्चन पेपर आ गया है और इसे आप जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखने पाए। तो समय ना गंवाते हुए हम लोग फटाफट आपको बता दे रहे हैं कि ये वीडियो किस लिए है। सो कक्षा 10 बोर्ड का एग्जाम जो 2024 में होने वाला है अभी, तो उसका ये पूरा मैं वीडियो आपको बनाकर दे रहा हूँ और पूरा इसका हल हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखवाऊंगा। तो समय ना गंवाते हुए फटाफट हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग इधर देखेंगे। आप सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन इसका करा देता हूँ। देख सकते हैं 2024 का आपको मैं बिल्कुल एकदम लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 का एक सेकेंड देखिए 2024 का हमने ये यहाँ पर आपको एकदम पेपर ला के रख दिया है आपके सामने, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक भरना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अनुक्रमांक भरना पड़ेगा, यहाँ पर आपको नाम लिखना पड़ेगा, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर आपको लिखा है समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट है, ठीक है। समय आपके पास 3 घंटे कितने हैं 15 मिनट है। तो इसमें लिखा है नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है डैश डैश डैश। आपको ये पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। और इसमें हर एक चीज़ का इसमें OMR भी है। जो देखिए इसका निर्देश के तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। तो आप ये सब देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ही ये महत्वपूर्ण एग्जाम आपके लिए है। सो मैं आपको फटाफट इसका पूरा आंसर कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग इधर देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आपका इसका पहला क्वेश्चन है चिंतामणि के रचयिता कौन है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको पूरा क्वेश्चन इसका सॉल्व करा के दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि चिंतामणि के रचयिता कौन है, ठीक है। चिंतामणि के रचयिता आपके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी एकदम 100% एकदम। देखिए मैं एकदम आपके सामने लाइव इसको सॉल्व करा रहा हूँ और आप इस जल्द से जल्द अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। अगर स्किप आप जरा सा भी करेंगे तो आप बहुत ही बड़ी चीज़ें इसमें से खोज सकते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो में बने रहिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक, कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम का देखिए मैं पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक आपको देखिए इसके आंसर इसका हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा, ठीक है, प्रेमचंद हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है और उनका नाटक देखिए ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंद, ये तीनों जो है इनका नाटक है। और लेकिन इसमें लिखा नाटक नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लहरों के राजहंस इनका नाटक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका हम लोग एकदम राइट आंसर हम लोग देखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो डी पे आप लगाइएगा। देखिए आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको याद कर लेना है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अभी 2024 में आ चुका है, 2024 के पेपर में आ चुका है। आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। सो आप एकदम ध्यान से मेरे वीडियो को देखते रहिए। फिर उसके बाद ऑप्शन 5वें क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। 5वां क्वेश्चन लिखा है अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है, ठीक है। तो अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हम लोग देखेंगे तो पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो इसमें खोजेंगे कहाँ पर, ये पांडे बेचन शर्मा उग्र का देखिए यहाँ पर पहले ही नंबर पे है ए, ऑप्शन ए है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भूषण किस युग के कवि हैं। भूषण किस युग के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, रीतिकाल के ये कवि हैं। फिर उसके आगे हम लोग देखेंगे कि क्या है, ललित ललाम किसकी रचना है। 7वां है ना, ललित ललाम किसकी रचना है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मतीराम की, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक। एकदम देखिए गाइस एकदम बहुत ही अच्छे से मैं करा रहा हूँ। आप जरा सा भी स्किप मत कीजिए। यदि आपको और कुछ पूछना है तो आप इस कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और जल्द से जल्द इस वीडियो को बहुत ही जल्दी से हर एक दोस्तों तक पहुंचाइए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा फेल हो। तो इस बात को बहुत ही ध्यान से आप लोग ध्यान दीजिए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दिया हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ समय दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। तो इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा देखेंगे। तो हम लोग 7 क्वेश्चन आपको करा दिए थे, ठीक है, मैं 7 क्वेश्चन कराया था। अब उसके आगे हम लोग आएंगे। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा है कि यशोधरा किसकी रचना है, ठीक है गाइस, यशोधरा किसकी रचना है, 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यशोधरा हम लोग देखेंगे तो जयशंकर प्रसाद की नहीं है और ना ही सुमित्रा नंदन पंत की है, ना ही महादेवी वर्मा की। तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। फिर उसके आगे आएंगे आंगन के पार द्वार, ये किसकी रचना है। तो
गाइस ये आप तो जानते ही होंगे, फटाफट कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या है। आंगन के पार द्वार, तो मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो यहाँ पर आंगन के पार द्वार आपका हो जाएगा 9वां क्वेश्चन का बी हो जाएगा आंसर। ठीक ठीक है, 9वां क्वेश्चन का बी, अज्ञे। अज्ञे आंगन के पार द्वार अज्ञे की रचना है। फिर उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। उसके इसका है दीप शिखा काव्य संग्रह किसकी रचना है? 10वां, ठीक है। तो गाइज ये भी आप जानते ही होंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब क्वेश्चन है। हाँ, स्कूलों में बहुत तेजी से ये सब कराया जाता है, ठीक है। तो इसका होगा आंसर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। महादेवी वर्मा, क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा जी की। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ गाइज, आप बहुत ही ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे तभी मैं और आगे का वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे इससे बहुत ही खुशी मिलती है और मैं इससे अपना वीडियो और भी लगातार आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूँगा, जिससे कि आपका नॉलेज और भी बढ़ सके। फिर उसके आगे आते हैं, करूट रास्ता स्थायी भाव क्या है? गाइज ये आपको जरूर पता होगा, फटाफट मैं जानता हूँ आपको 100% इसका आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि ये कक्षा 10वीं में एकदम रटा दिया जाता है बच्चों को टीचर के द्वारा। तो इसका आंसर मैं आपको जहाँ देखिए, करोड़ रस का परिभाषा है जहाँ शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति हो, वहां पर क्या होता है? करोड़ रस होता है, ठीक है। शोक नामक रस की उत्पत्ति वहां पर क्या होता है? करोड़ रस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा डी इधर। और उसके उसके आगे हम लोग देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ पर चरण का कमल से क्या किया जा रहा है? तुलना किया जाए, तुलनात्मक यहाँ पर तुलना किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका ऑप्शन सी, रूपक अलंकार। गाइज आप फटाफट देखिए, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, रूपक अलंकार। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या है? यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? तो देखिए छंद आपके पास ये 4 छंद दिया गया, ठीक है। तो आपको इसमें से बताना है कि ये इसमें से किस छंद का ये जो क्वेश्चन, ये जो है आपको 24 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। तो इसका राइट आंसर मैं आपको, आप फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए, तब तक मैं आपको इसका देखिए राइट आंसर यहाँ पर क्या है, सही आंसर क्या है? रोला, ठीक है। क्या है? रोला, रोला इसका राइट आंसर है। इसके आगे तुरंत हम लोग फिर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं कुछ समय आपके लिए रुक जाता हूँ, ठीक है गाइज। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर किसके पास? 14 के पास आते हैं, ठीक है। तैयार रहिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 के पास आ जाते हैं। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के पास आ गए। इसमें लिखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? ठीक है, ये आप लोगों को ये सब पूरा जो है व्याकरण, हिंदी व्याकरण सब, आप ये सब आपको एकदम रटा दिया जाता है कक्षा 10वीं में, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, फटाफट कमेंट करते रहिए, ठीक है। कमेंट करेंगे तो उससे मैं आपको आपका नाम अगले वीडियो में जरूर लूंगा, ठीक है। तो फिर इसमें लिखा है कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो फटाफट आप बताइए 14वां का कौन सा ऑप्शन रहेगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ 14वां का क्या ऑप्शन है। देखिए 14वां का ऑप्शन परि है, ठीक है। परि देखिए पर्यावरण में प्रयुक्त उपसर्ग जो है परि है, ठीक है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, परि पर ऑप्शन ये लगाकर। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? देखिए प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय में जो होता है सबसे पीछे का ता जो है ना, ता ये जुड़ा होता है, मतलब सबसे पीछे का वो वर्ड जुड़ा होता है प्रत्यय में, ठीक है। देखिए इसमें ये इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ब, ता सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये देखिए पूरा क्वेश्चन मैं आपके लिए जी जान से मेहनत करके सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप मन लगाकर इसको पढ़ते रहिए। फिर सुख दुख में समास कौन सा है? सुख और दुख, जिसमें देखिए जैसे ये लिखा है सुख, और यहाँ पर जहाँ डैश ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, जहाँ पर भी आपको डैश दिया हुआ मिलेगा तो वहां पर आपका हो जाएगा कौन सा समास? द्वंद्व समास, ठीक है। वहां पर आपका द्वंद्व समास सही हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सही। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। देखिए इसमें अग्नि का पर्यायवाची क्या नहीं है? अनिल। अनिल जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अब फिर उसके बाद 18वें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या है? देख सकते हैं आप, 18वें का क्वेश्चन है, अभ्युदय का सही संधि विच्छेद है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर कमेंट करते रहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अभि प्लस अभिधन उदय, उदय उदय
आपका ये एकदम सही संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के पास। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन कौन सा, एक वचन क्या है, ठीक है। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप है। तो इसमें देख सकते हैं आप मधुना, मधुनी, मधुनी और मधुना, मधुभ्य लिखा है, ठीक है। तो इसका मैं राइट आंसर आपको बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इधर मधुनः। ये हो जाएगा आपका पंचमी विभक्ति एक वचन मधुनः, ठीक है। याद कर लीजिए मधुनः। ये पूरा 100% मैं आपको एकदम सॉल्व करा के आपके साथ पूरा सामने पूरा क्वेश्चन रखा हुआ हूँ, ठीक है। अब इसके हम लोग 20वें क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखा है, पठिष्यतः धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। देखिए आपको आपके पास 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। आपको इन चारों में से एक को चूज करना है। आपको इन चारों में से आपको एक को चूज करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसका ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर, क्या है, द्विवचन मध्यम पुरुष, ठीक है। आपको मिलेगा द्विवचन मध्यम पुरुष। तो राइट आंसर क्या होगा आपका गाइज, यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइज देखिए मैं आपका पूरा ये जो है मैं आपका पूरा करा दिया 20 नंबर का। आपको 20 के पूरे 20 के 20 नंबर मिलेंगे, ये 100% मैं आपको लिख कर गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया पूरा OMR आपका सीट। उस चैप्टर का नाम ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के डैश, यानी जो आप नाम याद किए हैं, ठीक है, डैश नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक, ठीक है, इसके लेखक गद्य में रहेगा। तो इसके देखिए गद्यांश ने यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो आपको डाउट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बिल्कुल यहाँ पर क्या लिखा है, गद्यांश लिखा है, ठीक है। तो ये गद्यांश जो है, जहां पर भी आपका गद्यांश लिखा रहे तो उस वहां पर आपका रहेगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के डैश नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक, देखिए इसमें आपको पाठ का नाम याद करना है और लेखक का भी नाम याद करना है, जिसके लेखक डैश है, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, संदर्भ हो जाएगा, ठीक है। आपका इस प्रकार से संदर्भ हो जाएगा। अभी हम लोग आते हैं गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको जो यहाँ पर आपको रेखांकित अंश दिया गया है, बिल्कुल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से सॉरी देखिए, बिल्कुल देखिए यहाँ से आपको ये जो दिया गया है रेखांकित अंश, ध्यान से देखिए, जो आपको रेखांकित अंश दिया गया है इसका आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। तो इसका जो है आपको विस्तार करना है, यानी कि ये आप चाहें तो पेपर में आप अपने हिसाब से इसे पढ़ लीजिए, फिर आप एक इतना ही जो अंडरलाइन किया गया है इसको आप एक स्टोरी बना लीजिए, ठीक है। इस स्टोरी मतलब जो आपके पास स्टोरी है उसी को आप लिखते रहिए, लगभग 1 पेज 2 पेज जैसा भी। देखिए 6 अंक का यहाँ पर है आपके पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 अंक का नंबर है, ठीक है, मतलब 6 अंक का क्वेश्चन है ये। तो आपको ये करना है, 2 नंबर का ये है संदर्भ है, 2 अंक का रेखांकित अंश की व्याख्या है, ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था, ठीक है। तो ये सब जो है, ये आपको तीनों जो है ना, आपको देखिए पहला दूसरा तीसरा ये तीनों जो है इसी में आपको मिलेगा। ये जो आपको दिया गया नहीं है इसी में आपको पूरा इन तीनों का आंसर मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है गद्यांश के रेखांकित, ये मैं बोला कि आपको सिर्फ इसका स्टोरी याद करना है और अपने हिसाब से इसे पूरा लिख देना है। और फिर आखिर तीसरा क्वेश्चन हम लोग इधर देखते हैं, ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो इसमें देखिए इसका क्या है, मैं आजीवन, मैं आपको लाइनिंग करके दिखा रहा हूँ, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, ठीक है। ये जो है आपको अंडरलाइन किया हुआ, जहां तक मैं कर रहा हूँ ये यही इसका आंसर है यहाँ पर। तो आप इसे इसका आंसर नंबर करके लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। या फिर आपको ये नहीं आ रहा है, आपको ये वाला नहीं आ रहा है, तो आप ये वाला कर सकते हैं, अथवा करके जो दिया गया है आप इसको कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, सेम वही चीज है गद्यांश का, ठीक है। गद्यांश का मैं आपको बता ही दिया, आपको उसी प्रकार से इसको भी करना है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए आप पद्यांश आ गया तो इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है, पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे, रेखांकित अंश की क्या करना है, पूर्ण कुटी करिह कित है में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर इसमें अलंकार बताना है, ठीक है। तो ये सब आपको पूरा याद करना है। आपको ऊपर दिख रहा है मेवाड़ केसरी देख रहा, वह केवल डर का तमाशा था। ये जो आपको ऊपर वाला लाइन दिख रहा है, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, इधर का जो आपको यहाँ तक दिख रहा है ना, ये उसका दूसरे क्वेश्चन का अथवा करके यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक दिया है, ये अथवा करके उसका दिया है। तो इसको आप उसको भी कर सकते हैं या फिर इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको भी कर सकते हैं या फिर इसको भी कर सकते हैं।
तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नंबर तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए, जब भी संस्कृत गद्यांश रहेगा तो उसका हम लोग कुछ इस प्रकार से संदर्भ लिखेंगे। देखिए ऐसे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका, ठीक है, संस्कृत दिग्दर्शिका के, और फिर ये जिस चैप्टर का नाम है, जैसे ये अभी जिस चैप्टर में से ये आया है, क्या बोलते हैं, गद्यांश जिस चैप्टर में से आया है, तो उस चैप्टर का आपको यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। जैसे अगर वाराणसी होगा तो वाराणसी आप लिख सकते हैं, या फिर अदर जो भी होगा आपका चैप्टर का नाम वो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के डैश नामक पाठ से लिया गया है। बस इसके आगे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। यहां तक आपको आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर इस पे फिक्स पूरा एकदम मिल जाएगा। तो इसके बाद आगे आते हैं हम लोग। आगे लिखा है कि इसका हिंदी में अनुवाद भी करना है, ठीक है। संदर्भ सहित यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए लिखा है, ठीक है। तो इसका आप हिंदी में अनुवाद कर दीजिए आराम से। ऐसा नगरी भारत संस्कृति, तो इसे आप बहुत ही आसानी से आप इसका अनुवाद कर सकते हैं, या फिर आपके टीचर लोग से हमें पूछ सकते हैं, या फिर यदि आप कमेंट कीजिए आपको इसका अनुवाद चाहिए तो मैं अभी इसका वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, ठीक है। आप सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे हाँ इसका अनुवाद चाहिए। तो ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। हम लोग अभी तीसरा चौथे पर आते हैं हम लोग। देखिए चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अभी इसके ऊपर का हम लोग देखेंगे तो उसी में का है, तीसरे क्वेश्चन का, ठीक है। चौथा क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। लिखा है कि नीचे दिए गए पद्यांश, ठीक है, पद्यांश में से, यहाँ पर लिखा है पद्यांश, एक सेकंड, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पद्यांश, पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित क्या लिखा है, हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है, अनुवाद करना है। तो यहाँ पर लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ठीक है। इसका क्या लिखना है, ये देखिए एक श्लोक है, ये आपके सामने एक श्लोक है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके सामने एक श्लोक है। तो इसको आपको करना है, सबसे पहले इसका पद्यांश लिखना है, पद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ किस प्रकार से लिखते हैं आपको लगभग तो मैं बता ही दिया, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं। देखिए जहां पर भी रहे, ठीक, पद्यांश, देखिए संस्कृत का पद्यांश है ये, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा सबसे पहले, देखिए लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के, देखिए जो श्लोक है जहां से ये पद्यांश आया हुआ है, जिस चैप्टर का ये पद्यांश है उसका यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है, ठीक है। नाम लिखेंगे आप, तो इसका नाम लिखेंगे, तो नाम के देखिए इसका नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के डैश नामक पाठ से लिया गया। तो इसका संदर्भ खत्म, इसका भी संदर्भ खत्म। अब इसके आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप लिखा है अनुवाद करना है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको दिख गया होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है अनुवाद कीजिए, ठीक। तो अनुवाद हमें कैसे करना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो इसका अनुवाद यहाँ पर अनुवाद लिखेंगे आप, अनुवाद लिखने के बाद, ठीक है, अनुवाद लिखने के बाद आप इसका अनुवाद करेंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अथवा करके देखिए यहाँ पर भी दिया है माता गुरुतरा भूमे, तो आप इसको कर सकते हैं या फिर इसको कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। नंबर आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। देखिए 2 नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा किसका, संदर्भ का, किसका संदर्भ, ठीक है, संदर्भ का मिलेगा। और आपको 2 नंबर किसका मिलेगा, व्याख्या का, ओके। 3 नंबर आपको मिलेगा व्याख्या का, यानी अनुवाद का आपको मिलेगा 2 नंबर। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको 5वां क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए इसमें ये जो है पूरा क का 1 2, ख का 1 2, ठीक है। तो ये किस लिए है, आप जिस जिला में, जैसे मान के लिए वाराणसी में है, तो वाराणसी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कौन सा है। देखिए वाराणसी वालों के लिए इधर देखिए तुमुल लिखा होगा ना, यहाँ पर झ, ठीक है, झ नंबर का ये वाला ऑप्शन वाराणसी वालों के लिए है। तो वाराणसी वाले एकदम रख लीजिए इसको, और अदर जिला वाले जैसे हैं वो लोग भी, उन लोगों का जैसे अग्र पूजा हो गया, मेवाड़ मुकुट हो गया, ऐसे मतलब सभी उन सभी का भी है। और इधर जय सुभाष हो गया, मातृभूमि के लिए हो गया, फिर कर्ण हो गया, कर्मवीर भरत हो गया। तो ये सभी जो है खंडकाव्य में, ये सब आपको बहुत ही अच्छे से कहानी पढ़ लेना है, ठीक है। लिखा है तुमुल खंडकाव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखा है लक्ष्मण का चरित्र चित्रण आपको करना है। फिर उसके बाद ये भी आपको करना है तुमुल खंडकाव्य के 5वें सर्ग यानी 5वें स्टेप पर, यानी रावण का आदेश जो दिया गया था उस समय, तथा 6ठ सर्ग मेघनाथ प्रतिज्ञा कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, संक्षेप में लिखिए, आप लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या आया, 6 आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का, क्या है, किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल मिलेंगे, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद। आपको इन तीनों में से देखिए एकदम बहुत ही अच्छा, देखिए आपको याद करने का तरीका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आप याद कर लीजिए, और एक जयशंकर प्रसाद का याद कर लीजिए। ये दोनों चीज आपको आप याद कर लेंगे तो ये 100% आता है, ठीक है। 100% एग्जाम में दोनों में से किसी ना किसी का आता है, एक का आता है जरूर। तो आप याद कर लीजिए, दो लेखकों का नाम याद कर लीजिए, ठीक है। तो आप याद करेंगे तो सबसे पहले आप इनका लिखेंगे, पूरा डिटेल लिखेंगे, फिर जीवन परिचय लिखेंगे, फिर मृत्यु लिख देंगे, और इनका क्या है,
एक प्रमुख रचना, जो इनका प्रमुख रचना है उसको आप लिखकर फिर आगे बढ़ जाइए, ठीक है। इसका कम से कम 1 से 1.5 पन्ना में होना चाहिए, ठीक है। जीवन परिचय। आगे आते हैं। 1 पन्ना में आपका आराम से हो जाएगा, एक पेज या फिर 1.5 पेज तक आपका आराम से हो जाना चाहिए, ठीक है। 1.5 पेज तक कर देंगे। देखिए फिर यहाँ पर लिखा है लेखक का जीवन परिचय दीजिए, फिर प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर का जीवन परिचय है, प्रमुख रचना का फिर 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर। आगे बढ़ते हैं। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हैं, उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए ये गद्य में थे, अब ये आगे पद्य में, ठीक है। ये आगे पद्य में आगे लिखा है कि किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हैं, उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसमें देखिए मैं आपको दो लोगों को बता रहा हूँ, तुलसीदास और रसखान। देखिए तुलसीदास का हमेशा आएगा और कबीरदास यदि होंगे, कबीरदास का भी आ सकता है, ठीक है। तुलसीदास का ये 100% है आपका आएगा, तुलसीदास, रसखान। ये दो लोगों का आप याद कर लेंगे तो आपका एग्जाम बहुत ही आसानी से चला जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। आगे आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। तो आपको देखिए श्लोक जब भी आप जाए पेपर में तो 3 से 4 श्लोक आपको रट लेना है, क्योंकि 2 या 3 आपके प्रश्न पत्र में ही दिया रहता है क्वेश्चन श्लोक। तो आपको क्या करना है, 2 या 3 श्लोक रट के घर से जाना है। तो आप इसको रट लीजिएगा, ये आपका काम है HW, ठीक है। ये आपका काम है, ठीक। तो आप इसे रख लीजिएगा घर पे और कमेंट करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8वें पर आते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। देखिए इसमें लिखा है, मुझे तो सभी क्वेश्चन आता है, लेकिन देखिए मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा भी घर पे मैं आपको इतना पूरा सॉल्व करा दिया है, बस आपको घर पे बैठकर क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों को अपने से हल करना है, ठीक है। इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट मारने के लिए बोल रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़िए, पढ़ेंगे तभी। देखिए मैं एक का क्वेश्चन आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो देखिए लिखा है वीरः केन पूज्यते, ठीक है। लिखा है वीरः केन पूज्यते, तो इसका होगा वीर, क्या होगा, देखिए यहां लिख रहे हैं वीरः वीरेड़, ठीक है। क्या होगा, वीरेड़ पूज्यते, ठीक हो जाएगा, पूज्यते, वीरः वीरेड़ पूज्यते, ठीक है। और इसका ऐसे देखिए 2 का आपको लिखना है। तो आपको देखिए अब मैं दूसरा भी क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि आप, लेकिन देखिए मैं बताऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको जरूर घर पे बैठकर इसको याद करना है। पदेन बिना किम दूर याति, यानी पैर बिना क्या दूर चला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, आप चाहे तो इसे बड़ा करके भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा पत्रम, ठीक है। पत्रम, पत्र जो है आपका पैर बिना दूर चला जाता है, ठीक है। तो सो गाइज आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अभी एक और अभी ये टॉपिक है 9 है, देखिए 8 में करा दिया, अभी 9वां है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है। तो आपको ये ऑप्शनल है, आपको मतलब जो भी करना होगा। देश प्रेम, आतंकवाद की समस्या, प्रदूषण, मानव जीवन, आजादी का अमृत महोत्सव, आप इन 4 में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप कीजिए। और देखिए जी हाँ, निबंध लिखते वक्त सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रस्तावना, ठीक है। जिससे कि टीचर लोगों का मतलब टीचर लोग आकर्षित होते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना आप लिखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद इसका प्रभाव लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसका पूरा विस्तार करेंगे धीरे धीरे करते करते। आखिर में इसका क्या लिखना है, उपसंहार, ठीक है। उपसंहार ये लिखना है। या फिर आप आखिरी में लिख सकते हैं हमने क्या सीखा, ठीक है। कई चीजें हैं, हमने क्या सीखा, और आप बहुत भी चीज लिख सकते हैं, हमने सीखा या फिर हमने क्या सीखा, आप ये सब लिख सकते हैं आखिरी में। सो आशा करता हूँ गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।